से फिजिक्स में जरा सी मिलेगा तो y को क्या कहें, y इज इक्वल टू 5, यानी नंबर लास्ट में नंबर मिला 5। 5 क्या है, कौन 0 होता है, कौन 0, यानी ये हो गया, यानी ये भी 5 किसी ने कहा। तो अब एरिया निकालना बड़ा मुश्किल काम हो गया, बड़ा मुश्किल काम। बहुत क्यों हो गया मुश्किल काम हो रही है, तो कैसे मिलेगा। प्यारे प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिजिटल पे। मैं अनूप शर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। क्योंकि बिना इसको पढ़े हुए, मैथ की बेसिक जानकारी लिए बिना फिजिक्स का पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। यानी फिजिक्स तभी आपकी समझ में आएगी जब मैथ की बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास हो। बेसिक, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलस। कैलकुलस में भी हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। यानी बिना कैलकुलस के फिजिक्स में कुछ भी समझ में आना बड़ा मुश्किल काम है। इवन कुछ जो मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बच्चे, मेडिकल के बच्चों को तो मैंने देखा है कि अगर कहीं इंटीग्रेशन का साइन लग गया तो वहीं से फिजिक्स उनकी समझ में आनी बंद हो जाती है। या आपने कह दिया कि इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो तो बस कहेंगे इस न्यूमेरिकल को सर रहने दीजिए, कोई दूसरा बता दीजिए। यानी इतना डरते हैं। लेकिन आज अगर आप इसको 15-20 मिनट कायदे से सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, तो आज के बाद आपकी ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी। वैसे मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कैलकुलस है एक बहुत ही बड़ा सा सिलेबस है। कई कई किताबें इसमें इस्तेमाल हो जाती हैं, फिर भी लोगों को समझ में पूरी तरीके से नहीं आता है। तो हमें उतने डीप में जाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम लोग मैथ नहीं, फिजिक्स के लिए मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जितने फार्मूले या जितने पार्ट की हमको रिक्वायरमेंट है, जितने फार्मूले हमको चाहिए, बस हम आपको मिनिमम उतने ही फार्मूले बताएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन तो हम सभी को होनी ही चाहिए। ठीक है भाई। तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है तो बात करते हैं हम लोग पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 लिख दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2, या y इज इक्वल टू x², या y इज इक्वल टू 3x, या y इज इक्वल टू 2x, कुछ भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल एक ये चीज दिख रही है, अगर हम यहाँ कह दें x इज इक्वल टू 0 हो गया तो आप तुरंत कहोगे y इज इक्वल टू 2 बचेगा। हम कहें कि नहीं भाई x इज इक्वल टू 1 है, अब बताइए भाई y क्या होगा, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगा 5 हो जाएगा, 5। ठीक है, हम कहें नहीं भाई x की वैल्यू हम आपको 2 कर देते हैं, 2। अब x की वैल्यू अगर 2 कर लिया हम लोगों ने तो y इज इक्वल टू तुरंत हो गया 14। समझ गए भाई। यानी y पूरी तरीके से बेस है किस पे, x पे। x की वैल्यू आप बदलते रहिए, y की वैल्यू चेंज होती रहेंगी। जितनी बार आप x की वैल्यू चेंज करोगे उतनी बार y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ इस बात को हम कहेंगे कि y हो गया एज ए फंक्शन ऑफ x। f का मतलब यहाँ पे फंक्शन होता है, समझ गए। तो y इज इक्वल क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x। यानी x में जरा सी भी हरकत होगी तो y की वैल्यू में भी हरकत हो जाएगी, y भी चेंज हो जाएगा। समझ गए। अब यहीं पे अगर हम बात करें dy अपॉन dx, एक टर्म हमने इस्तेमाल किया,
समझ गए भाई। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई, समझ गए, विद रेस्पेक्ट टू सॉरी एक्स। तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये भी छोड़ो, इधर देखो, वाई क्या है, कहेंगे एक्स का फंक्शन है। एक्स में जरा सी भी हरकत होगी वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी एक्स बदलेगा तो वाई बदलेगा। वाई पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, एक्स पे। वाई को क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स कहेंगे, समझ गए भाई। अब यहाँ पे हमने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहीं से डिफरेंशिएशन का काम शुरू होता है। देखिए जब बड़ा सा कुछ चेंज होता है तो हम लिखते हैं डेल्टा, ट्रायंगल जैसा एक बनता है, आपको पता होगा, ऐसा आपने बनाया होगा, इसको कहते हैं डेल्टा। लेकिन जब छोटे से चेंज की बात किया जाए, छोटा, कितना छोटा, वेरी स्मॉल, एलिमेंट्री चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, तो वहां पे हम लोग डी का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स यहाँ जो डी वाई लिखा हुआ है, डी वाई क्या है, स्मॉल चेंज इन वाई, यानी वाई की वैल्यू में थोड़ा सा जो चेंज आया। और डी एक्स क्या है, कहेंगे एक्स में अगर थोड़ा सा चेंज हुआ, एक्स में अगर थोड़ा सा चेंज हुआ तो वाई में भी थोड़ा सा चेंज हुआ। और इसी को पूरे को हम एक साथ में क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं एक सेकेंड के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे कैसे ये बना दिया ग्राफ, इधर लिख दिया हमने y और इधर लिख दिया हमने x। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी बहुत थोड़ी सी चेंज हो गई, ठीक है भाई, तो यहीं पे अगर हम इसको कह दें dy और इसको क्या कह दें dx, तो ये हो गया एंगल थीटा। अब यहाँ ये जो dy अपॉन dx है, इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, समझ गए भाई। तो dy अपॉन dx की यहाँ पे दो वैल्यू हो गई, एक तो dy अपॉन dx का मतलब क्या हो गया, स्लोप एट दैट पॉइंट, उसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट का जो स्लोप है, ठीक है। दूसरा dy अपॉन dx को अभी अभी हमने आपको बोला, क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये कि ये जो ग्राफ हमने बनाया था जिसको dy अपॉन dx कहा, यानी इस पॉइंट का हमको स्लोप चाहिए, y और x का ग्राफ है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा dy अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या होगा, स्लोप होगा, और स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। मतलब अगर हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करते तो यहाँ का जो इंस्टेंटेनियस स्लोप बन रहा है थीटा, यही है स्लोप, समझ गए भाई। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस tan थीटा को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। डी का मतलब वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, और dy का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y, dx वेरी स्मॉल चेंज इन x। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी dy अपॉन dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है, dy अपॉन dx क्या होता है, कहेंगे स्लोप होता है y और x ग्राफ का। ठीक है भाई, अब इतनी सी चीज अगर क्लियर हो गई तो फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब अभी बताया हमने, dy अपॉन dx क्या है, कहेंगे ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब इस रेट को कैलकुलेट करने के लिए जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल होंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी गिवन होगी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, एक्सेलरेशन गिवन होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वहां पे हम जैसे डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अब उसका अगर हम करते हैं ds अपॉन dt, s इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ अगर हम करेंगे ds अपॉन dt, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो फिजिक्स में हम लोग इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके क्या निकालते हैं, वेलोसिटी। सपोज वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अब इसको हम करेंगे dv अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ गए।
यानी वेलोसिटी के चेंज होने का रेट, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी अगर हमें वेलोसिटी पता है जो फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ गए भाई? यानी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा सा रोल है, और उस रोल को समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन पढ़ना ही होगा। चलिए फिर, अब ये जो रेट ऑफ चेंज आपकी बात हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये रेट हम कैसे फाइंड करें? यानी प्रॉब्लम तो ये आ गई कि इस रेट को हम फाइंड कैसे करें। अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर हम कहेंगे इसको डिफरेंशिएट करो। अब डिफरेंशिएट करने के, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी है डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसे फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूले गिवन होते हैं। तो चलते हैं अभी हम लोग उन फार्मूलों की तरफ से और दिखाते हैं कौन सा फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा। तो यहाँ जैसे ही आप आ गए, देखिए यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे होंगे। पहले क्या लिखा है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब जैसे y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू पाई, y इज इक्वल टू कोई नंबर और आ गया वहां पे, यानी नंबर क्या है? कांस्टेंट। चीन, जापान, अमेरिका कहीं भी जाइए 5 का मतलब 5 होगा, पाई का मतलब 22/7 होगा, यानी दीज वैल्यूज आर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, ना थोड़ा चेंज होगा ना बहुत चेंज होगा। तो जब कोई कांस्टेंट वैल्यू है और उसमें कोई चेंज नहीं होगा तो चेंज होने का रेट, यानी रेट अगर हम निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो भी क्या होगा? जीरो होगा। समझ गए भाई? क्या होगा भाई? वो जीरो हो जाएगा। यानी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। इतनी बात समझ में आ गई भाई? कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? यानी y इज इक्वल टू, अगर हम लिखते पाई, फिर करते इसको dy/dx, डिफरेंशिएट करते तो क्या मिलता? जीरो। यानी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। इतनी बात समझ गए? जैसे ही ये बात आपकी समझ में आई, यहां लिखा होगा फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या लिखा है? y इज इक्वल टू x की पावर n, तो उसे हम डिफरेंशिएट करके क्या लिखेंगे? nx n-1। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पे x की पावर 3, y इज इक्वल टू x की पावर 3 लिख दिया। अब y इज इक्वल टू x की पावर 3 और इसको हम डिफरेंशिएट करें, मतलब हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखते हैं भाई? फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले 3 लिखो, फिर x लिखो, 3 में भी 1 माइनस करो, कितना हो गया? 2 हो गया। यानी फार्मूला क्या है भाई? nx n-1। तो n क्या है भाई? पावर है ना, y इज इक्वल एक्स की पावर n, तो n को पहले यहाँ लिखो, फिर x लिखेंगे, और जो पावर है उसमें 1 माइनस कर देंगे, तो ये डिफरेंशिएट हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी? अब अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने लिख दिया s इज इक्वल टू t², s इज इक्वल टू t², वेयर s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेयर s है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है? टाइम, फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी, करेंगे क्या? ds/dt, ds/dt से क्या मिलेगी? वेलोसिटी। यानी हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 क्या है? x की पावर n इज इक्वल टू nx n-1, यानी ds/dt, ds/dt किया हमने, तो पावर कितनी है? 2, पहले पावर लिखो, फिर t लिखो। अब 2 में भी 1 माइनस कर देंगे, यानी 1 पावर को डिक्रीज करते हैं बाई 1, ठीक है, यानी पावर को 1 से कम किया जाता है। यहाँ पावर हमको 2 दिख रही है, 2 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। इट मीन्स वेलोसिटी मिल गई हमको। वेलोसिटी कितनी? 2t। यहाँ भी वेलोसिटी क्या है? ये फंक्शन ऑफ टाइम है। यहाँ भी वेलोसिटी है फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी अगर इसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते
dv अपॉन dt। तो ये हो गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहां से क्या मिलेगा हमको एक्सेलरेशन, तो देखिए 2 लिखा हमने, टाइम की पावर कितनी है 1, 1 से करते मल्टीप्लाई, फिर लिखते टाइम, 1 में 1 करते माइनस, 1 में 1 करते माइनस, क्या मिलता, पावर हो जाती 0। 1 में माइनस किया 1, पावर हो गई 0, तो ये हो गया 2t की पावर 0। जिसकी पावर 0 उसको कहते हैं 1। इट मीन्स आंसर आ गया मेरा कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ तो वेलोसिटी है। समझ गए भाई। तो ये था अपना फॉर्मूला नंबर 2। इस तरीके से हम फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब यहां से निकलते हैं और दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो ये अपना देखिए फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मिल गया फार्मूला, मिल गया फार्मूला, तो हम भी आ गए मैदान में। देखिए अब ये जो लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल टू लिखा है सी एक्स की पावर n। सी क्या चीज है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा, पाई होगी, समझ गए ना चेंज होने वाली कोई चीज होगी। x क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, पावर है। अब इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे, पहले सी क्या है, कांस्टेंट, उसको चुपचाप ऐसे ही लिख लो। देखिए यहाँ कांस्टेंट था, y इज इक्वल केवल c था, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया था 0। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा फर्क है, यहाँ c के साथ में x भी लिखा हुआ है, और x क्या है, वेरिएबल है। समझ गए भाई, x क्या है, वेरिएबल, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले जो कांस्टेंट था वो लिख दिया हमने, फिर पावर लिखेंगे, x भी लिखेंगे, पावर में एक कम कर लेंगे। समझ गए भाई, काम पूरा वही करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझ में आ गई तो इसी पे बेस एक एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे y इज इक्वल टू 3x की पावर 5, और करें इसका हम डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले हम लिखेंगे 3 को कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद में देखिए x की पावर कितनी है 5, वो पावर लिख दिया हमने 5, फिर क्या लिखेंगे, कहेंगे अब x भी लिखेंगे, और x की पावर 5 है ना, 5 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 4, यानी आंसर आ गया 15x की पावर 4। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे अपने इस फार्मूले नंबर 3 का। समझ गए भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे ही इतना क्लियर हो गया हम लोग तुरंत आ गए नेक्स्ट फार्मूले का एप्लीकेशन। ये आप ऐसे समझते रहिए, ठीक है। बाकी जब जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, समझ सकते हो, वीडियो को 2 बार सुन सकते हो, 3 बार सुन सकते हो, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फार्मूला जो है अपना, नेक्स्ट फार्मूला क्या लिखा है, y इज इक्वल टू यू प्लस वी, यानी इसको कहा जाता है एडिशन फार्मूला। क्या कहते हैं इसको, एडिशन फार्मूला कहते हैं इसको। अब यहाँ पे लिखा है u प्लस वी, जहाँ पे u ये भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, v ये भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई पार्ट ऐसे ही डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे तो पहले u को डिफरेंशिएट करो, फिर v को डिफरेंशिएट करो, और ये हो गया। समझ गए भाई, ये हो गया भाई, बड़े आराम से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो तुरंत एक क्वेश्चन यहाँ पे, अब इस पे बेस, इस फॉर्मूले नंबर 4 पे बेस एक क्वेश्चन लिखा हमने, y इज इक्वल एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख डाला ये मैंने, ठीक है भाई। अब अगर इसको हम करें डी वाई अपॉन डी एक्स, अब इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे। x को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, nx n माइनस 1। तो यहाँ पावर कितनी है 3 लिखो, फिर x लिखो, पावर में एक कम कर दो, हो गया 3x स्क्वायर, यानी x क्यूब को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस अब x स्क्वायर एक टर्म आ गया, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, पावर कितनी है 2 लिखो, फिर x लिखो, और इसकी भी पावर 2 में एक माइनस कर दो, कितना हो गया 2x। लास्ट में नंबर मिला 5, लास्ट में नंबर 5 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल
जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो। यानी ये भी फार्मूला इस्तेमाल हो गया, ये भी फार्मूला इस्तेमाल हो गया, ये रिजल्ट हो गया। यानी सारे ही फार्मूले, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला तो यही है, इसी पे बेस ये सारे फार्मूले बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई तो अगला क्वेश्चन, यानी इसी एग्जाम्पल 4 है भाई, ये 4 फार्मूला नंबर 4 का एप्लीकेशन लिखा हमने। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 6। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करते एज पर फॉर्मूला नंबर 3, एज पर फॉर्मूला नंबर 3, 3 क्या है कांस्टेंट, पहले 3 लिखो। एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर की पावर 2 है ना, 2 इधर लेके आओ, फिर x हो गया, 2 में 1 माइनस किया 2x बचा। 4 क्या है कांस्टेंट, उसको लिख डालो, x की पावर 1 है तो 1 लिख दिया हमने, फिर x भी लिखा और इसकी पावर क्या हो गई 0। और ये 6 क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल क्या हो गया 0। यानी आंसर हो गया 6x प्लस 4। कितना आंसर आया 6x प्लस 4, क्योंकि ये 1 है, x की पावर 0, जिसकी पावर 0 1 हो गया, तो 4 ये मिल गया, 6 ये मिल गए, आंसर आ गया। तो मेरा ख्याल है कि आप ये 4 फार्मूले समझ गए होंगे। ठीक है भाई, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं भाई। ये आ गया, देखिए अगला फार्मूला मिल गया 5, फार्मूला नंबर 5 आ गया भाई। यहाँ पे फार्मूला नंबर 5 क्या लिखा हुआ है भाई, y इज इक्वल टू लिख दिया साइन x। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, यानी y इज इक्वल टू लिखा है देखो साइन x, और डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो फिर क्या लिखेंगे cos x। क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये है अपना देखो फॉर्मूला। अब नंबर आया इस फार्मूले का एप्लीकेशन, तो चलिए हमने लिख दिया भाई कि y इज इक्वल टू साइन थीटा। अब अगर इसको हम करेंगे dy अपॉन डी थीटा तो क्या लिखेंगे हम cos थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे cos थीटा। एक इसी से रिलेटेड और फार्मूला होता है, ऐसे लिखा होता है y इज इक्वल टू साइन के एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन के एक्स। अब इसको अगर हम करें dy अपॉन डी एक्स तो जानते हैं क्या लिखेंगे, देखिए x का कोफिशिएंट क्या है k, पहले k लिखो, फिर साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया cos लिख दिया, आगे फिर kx लिख दो। समझ गए भाई? तो अगर साइन y इज इक्वल टू लिखा है देखो साइन x, डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे cos, यानी साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos होगा। और अगर कहीं y इज इक्वल टू लिखा है साइन kx, के क्या है कांस्टेंट, कोई नंबर पाई कुछ भी लिखा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे के, पहले x का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन का डिफरेंशियल क्या हो गया cos, और जो एंगल था kx वो एंगल लिख दिया हमने kx। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छा, इसी 5 नंबर का एक एग्जाम्पल और हमने लिख दिया यहाँ पे भाई y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। खूब पढ़ते हैं एसएचएम में ऐसे इक्वेशन, है ना। और अब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वाई अपॉन डी टी, तो फिर टाइम का कोफिशिएंट क्या है ओमेगा, पहले हम ओमेगा लिखेंगे, साइन का फिर डिफरेंशियल क्या हो गया कॉस, आगे लिख दिया ओमेगा टी, काम खत्म हो गया। देखो कितना इजी है। ठीक है भाई, बट इजी है तभी है जब ये फार्मूले आपको याद हो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये था अपना फॉर्मूला नंबर 5 जो समझ में आ गया होगा। अब 5 नंबर समझ में आ गया तो ठीक एग्जैक्टली बिल्कुल सेम फॉर्मूला नंबर 6। तो 6 यहाँ पे देखिए लिखा होगा, क्या लिखा है y इज इक्वल टू कॉस के एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस के एक्स लिखा होगा, और कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है भाई माइनस साइन, यानी जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे कॉस को तो क्या लिखेंगे माइनस साइन। जैसे ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स, और कर दिया हमने इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि x यहाँ कोई वेरिएबल है, वैल्यू बदलेगी कॉस थीटा की वैल्यू बदलेगी, y भी चेंज होता रहेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया भाई माइनस साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स।
इतनी बात समझ में आ गया। साइन का डिफरेंशियल कॉस होगा, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन होगा, तो ये हो गया माइनस साइन के एक्स। यहां पे थोड़ा सा देखने वाली बात है, अगर लिखा होता y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कॉस के एक्स, y इज इक्वल टू कॉस के एक्स, के क्या है, कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट टर्म है। अब करेंगे इसको डिफरेंशिएट dy अपॉन dx, तो पहले x के कोफिशिएंट यानी k से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो गया माइनस साइन के एक्स हो गया, यानी ये रहा माइनस के साइन के एक्स। ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल और एक देखो, जैसे लिखा होता y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी लिखा होता, y इज इक्वल कॉस ओमेगा टी। करते हैं हम इसका डी वाई अपॉन डी टी, एसएचएफ में खूब ऐसी इक्वेशन मिलती हैं आपको। डी वाई अपॉन डी टी, पहला काम है टाइम का कोफिशिएंट ओमेगा उठा के इधर लाओ, फिर कॉस का क्या हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, यानी ये हो गया माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस तरीके से डिफरेंशिएट कर देंगे। ये था अपना फॉर्मूला नंबर 6, यानी साइन का डिफरेंशियल कॉस, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन। देखो कितना अच्छा है। ठीक है भाई, अब इधर आ गए तो इसको एक सेकेंड के लिए भी हम छोड़ते हैं, 7 नंबर फॉर्मूले को, लौट के वापस आते हैं तब इसको उठाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। कुछ मजेदार नहीं है भाई, अभी मजा कहाँ पे आएगा, ये लिखा हुआ है। चलिए पहले हम बात करते हैं इस 12 नंबर की, समझ गए ना, ये जो 12 नंबर लिखा हुआ है ना, इसकी बात कर लेते हैं पहले। तो 12 नंबर पे अगर पहले हम लोग देखते हैं, इसको कहते हैं डिवीजन रूल। ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको क्या कहते हैं भाई, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल देखिए लिखा है ना, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, u अपॉन v, यहाँ पे u और v क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। अब ये फंक्शन ऑफ x होंगे, इनको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx देखिए, ये जो v लिखा है ना, पहले इसको लिख लिया और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, u को, फिर माइनस साइन लगाया। अब u को लिख लेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, v को, और अपॉन में जो आपका डिनोमिनेटर था v, उसका स्क्वायर कर देंगे। यही लिखा हुआ है ना, y इज इक्वल यू अपॉन v। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे, v को ऐसे छोड़ दिया, u को डिफरेंशिएट किया, माइनस u को छोड़ दिया, v को डिफरेंशिएट किया, अपॉन में v स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई है तो पहले इसका देखिए एग्जाम्पल है। हमने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1, ऐसा लिख डाला भाई। अब हम कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करो भाई, dy अपॉन dx। आपका काम है पहले लिख लो x प्लस 1, फिर डिफरेंशिएट करो, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर को, माइनस। अब देखो भाई, एक्स स्क्वायर को लिख लो और डिफरेंशिएट कर डालो किसको, x माइनस 1 को, सॉरी x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर दो, अपॉन में लिख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। आगे अगर इतनी सी बात तो चलिए आगे दोबारा से इसको लिखते हैं। y इज इक्वल टू, हमने क्या लिख रखा था, हमने लिखा था y इज इक्वल टू लिख रखा था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। अब करेंगे इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, जानते हैं क्या होगा भाई, एक्स प्लस 1 को ऐसे ही लिख लेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर का, माइनस, अब एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम एक्स प्लस 1 को, अपॉन में हम लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, x प्लस 1 को तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 के बेस पे कितना हो गया, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1,
और 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, फार्मूला नंबर 1। ठीक है भाई, अपॉन में क्या लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब ये डिफरेंशिएट हो गया और डिफरेंशिएट होने के बाद में आंसर क्या आ गया 2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया फटाफट। इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। कितना क्लियर हो गया भाई? अब इतना क्लियर हो गया तो हम लौट के चलते हैं अपने उसी फार्मूले पे। कौन सा फार्मूला? जिसको हम पीछे छोड़ के आए थे। समझ गए भाई? जिसको पीछे छोड़ के आए थे उसी फार्मूले पे आ गए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसी को छोड़ा था हमने, इसी फार्मूले को हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे देखिए वापस आ गए। वापस आते ही इस फार्मूले को उठा लिया हमने। फिर क्या लिखा हमने? y इज इक्वल टू लिखा है tan x। डिफरेंशिएट करना है dy अपॉन dx, tan x का करना है dy अपॉन dx, ये काम करना है। क्या करेंगे भाई? यहां भी डिवीजन रूल लगाओ। आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू tan को क्या लिख सकते हो sin x अपॉन cos x। समझ गए भाई? अब करते dy अपॉन dx, पहले लिख डालो cos x, फिर डिफरेंशिएट किसको करो? sin x को। ठीक है भाई, माइनस, अब आप जो है sin x को लिख लेंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे? cos x को, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो फटाफट। डिनोमिनेटर क्या है? cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा। कितना हो गया? cos स्क्वायर x। अब देखो भाई cos x यहाँ पे हमने लिख लिया और sin का डिफरेंशियल भी क्या होता है? cos, तो ये भी cos x हो गया, माइनस sin x लिख दिया हमने और cos का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस sin x। अपॉन में क्या लिखते हैं हम? cos स्क्वायर x। तो ऊपर हो गया भाई माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यानी क्या मिल गया हमको? sec स्क्वायर थीटा। तो tan का जो डिफरेंशियल होगा, tan का डिफरेंशियल dy अपॉन dx क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे आपको डिवीजन रूल का एप्लीकेशन सिखाया, बाकी आपको रटना पड़ेगा sec स्क्वायर x, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। जहाँ कहीं हमको tan x दिखेगा डायरेक्ट लिखेंगे हम sec स्क्वायर x। वहाँ हम ये सारा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये करेंगे तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कब सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो डायरेक्टली आपको याद करना होगा कि tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने के लिए ये मिल गया हमको फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 8 क्या है? y इज इक्वल टू लॉग e की पावर x, और इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग क्या लिखते हैं? 1/x। समझ गए भाई? समझ गए होंगे आप लोग, काफी अच्छे आदमी है, समझ जाएंगे। तो भाई log x अगर कहीं हमको दिख गया तो फिर उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए ये लिखा है, डिफरेंशिएट करके ये लिख दिया गया। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो अगले पेज पे देखिए हमको मिल गया यहाँ पे एक y इज इक्वल टू ई की पावर x। y इज इक्वल टू ई की पावर x, ये जो y इज इक्वल टू ई की पावर x है, ये ना इंटीग्रेट होता है ना डिफरेंशिएट होता है। ये आफ्टर इंटीग्रेशन भी ई की पावर x ही रहता है, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन भी ई की पावर x ही रहता है। तो अगर कहीं आपको मिल गया ई की पावर x, तो इसको ना ही हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये आफ्टर इंटीग्रेशन एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन इसकी वैल्यू सेम रहती है, कितनी? ई की पावर x। ठीक है भाई, तो ये था अपना फॉर्मूला नंबर 9। अब देखिए आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? y इज इक्वल ए की पावर x। y इज इक्वल टू देखिए लिखा होगा ए की पावर x लिखा है। अब y इज इक्वल ए की पावर x है, इसको डिफरेंशिएट करके लिखा होगा ए की पावर x log e की पावर a।
यानी अगर जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि y इज इक्वल टू 2 की पावर x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, कहा भाई इसको डिफरेंशिएट कर डालो। तो इसका जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या होना चाहिए भाई, 2 की पावर x log e की पावर 2। समझ गए भाई, इस तरीके से लिख देंगे, समझो डिफरेंशिएट हो गया। डिवीजन रूल की बात हम लोग कर चुके हैं भाई। आ गए यहाँ पे आ गए, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं इसको, प्रोडक्ट रूल। अब बात करते हैं प्रोडक्ट रूल की। प्रोडक्ट रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल यू वी, यानी यहाँ पे u और v, u एंड v ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x। अब जब ऐसी कोई बात होगी प्रोडक्ट में लिखा होगा तो अब हम क्या करेंगे भाई, जैसे ही डिफरेंशिएट किया पहले वाले टर्म को लिख डालो चुपचाप, और दूसरा वाला टर्म जो है ना v, उसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर प्लस, अब दूसरे वाले टर्म को लिख लो और पहला जो टर्म था आप उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, बस आंसर आ गया। अब ये तो था अपना फॉर्मूला, इसका तुरंत एप्लीकेशन देखो। एप्लीकेशन देखने के लिए तुरंत आ गए हम लोग यहाँ पे, और हमने लिख दिया भाई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो भाई इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जब हम करेंगे यहाँ पे dy अपॉन dx, तो पहला टर्म तो चुपचाप ऐसे ही लिख लेना x प्लस 2। डिफरेंशिएट किसको करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करना है, ठीक है भाई, प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख लो चुपचाप, और डिफरेंशिएट किसको कर डालो भाई, एक्स प्लस 2 को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 2 का तो कुछ नहीं हुआ, डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को। 1 साथ में लिखा है, 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा 0, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x। समझ गए भाई, प्लस, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसको चुपचाप ऐसे ही लिख लिया। इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की पावर कितनी है 1, तो ये तो डिफरेंशिएट होके हो जाएगा 1, और 2 डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा 0, यानी हो गया आपका, इधर आपने लिखा 2x एक्स प्लस 2, प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए भाई, हो गया डिफरेंशिएट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से करेंगे। फिजिक्स में देखिए इतना क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इतनी बात क्लियर है, देखो बहुत इजी होता है। फिर देखो, अच्छा जैसे हम लोग पढ़ते हैं मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dp अपॉन dt, फिजिक्स में हम क्या करेंगे, यही सारा कुछ काम करेंगे, एक्स वाई का कुछ नहीं होगा। तो dp अपॉन dt करते, मास को ऐसे ही लिखते, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते, अब वेलोसिटी को लिखते, मास को डिफरेंशिएट करते। समझ गए भाई, ऐसे कर दिया, क्या मिल गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स होता है भाई, क्या होता है, फोर्स, मिल गया फोर्स, ठीक है भाई। अगर मास कांस्टेंट होता, मास कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, ये वाला टर्म 0 कर देते, तो ये हो गया था मास, ये हो गया एक्सेलरेशन, हो गया ना फोर्स। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। समझ गए भाई, ये था अपना प्रोडक्ट रूल। चलिए फिर वापस आ गए हम लोग, जैसे ही वापस लौट करके आए सारी वही कहानी हमको यहाँ पे मिल गई, ठीक है भाई। डिवीजन रूल देख चुके हैं, रूल हम लोग देख चुके हैं, इसलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गए, मैक्सिमा मिनिमा, वापस लौटो। वापस लौट करके आए, अभी कुछ चीज़ें बाकी रह गई, बचेगा कुछ भी नहीं, चिंता मत करो भाई, ठीक है। तो अब पहले तो हमने इसको साफ किया, अब इसे साफ करने के बाद में देखिए ये पेज निकाला। अब देखिए अभी कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूले, जैसे यहाँ पे लिख दिया गया y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की पावर n, और a एंड b ये क्या है, कांस्टेंट है। इसे डिफरेंशिएट करें हम, dy अपॉन dx, करना क्या होगा, पहले जो पावर है वो पावर लिख लो, फिर ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है सब लिख डालो एज इट इज, पावर में एक माइनस कर लो। समझ गए भाई, इतना तो हम लोगों ने पढ़ाई है अभी, x की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1 होता है, इतना लिख लिया।
इतना लिखने के बाद अब ब्रैकेट के अंदर घुसे, अभी तो हम ब्रैकेट के बाहर घूम रहे थे, अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, x को ढूंढेंगे कहाँ है, ये मिला x, x का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है, कितना मिल गया b, b से b मल्टीप्लाई करो, यानी आंसर आ गया एन बी ए प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन। समझ गए भाई, ये हो गया इसका डी वाई अपॉन डी एक्स। सही मायने में यही फार्मूला है, यानी जब हमको ये चीज गिवन होगी ये, तो इसको डिफरेंशिएट करके हम ये लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब इतनी सी बात अगर समझ में आ गई तो देखिए हमने लिख दिया एस इज इक्वल टू 3 प्लस 2t और पावर लगा दी इसकी 4। एस इज इक्वल टू 3 प्लस 2t, पावर कितनी है 4, और हमने कहा फाइंड डी एस अपॉन डी टी, फाइंड डी एस अपॉन डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम लोग इस मैथ का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, फिजिक्स में, तो कोशिश करो सारे के सारे टर्म फिजिक्स वाले लिए जाएं। ठीक है भाई। अब किया हमने डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी मैंने बोला था पहले पावर लिखो, देखिए पहले पावर लिखी गई, फिर ब्रैकेट में जो है सब लिखो, तो 3 प्लस 2t भी हो गया, पावर यहाँ 4 थी अब कितनी कर दिया 3, टाइम का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हो गया 8, 3 प्लस 2t क्यू। समझ गए भाई, इस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। तो ये फॉर्मूला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले हैं वो मैं आपको अभी भी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम लोग, आगे फिर इसी पेज में कहीं दूर नहीं जाना है। y इज इक्वल टू अगर कहीं मिलता है आपको a प्लस बी एक्स की पावर भी कुछ लगी है, अब पावर हो गई n, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला काम पावर लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में जो भी है सब कुछ लिख डालेंगे बिना किसी टेंशन के, पावर एक कम कर लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारो, x का जो कोफिशिएंट है ना तुरंत लिखो, कितना है b लिख दिया, x की पावर कितनी है m वो भी लिख लो, फिर x भी लिखो और इसकी भी पावर में एक कम कर दो, काम खत्म, आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कहीं यहाँ पे लिखा होता कि s इज इक्वल टू ये हो गया 2 प्लस 3t की पावर 4 और यहाँ पावर लगाते हैं हम 5 और कहते हैं फाइंड डी एस अपॉन डी टी, फाइंड डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी जब कैलकुलेट करेंगे क्या करना चाहिए हमको, पहले तो 5 लिख लो, फिर 2 प्लस 3t की पावर 4 भी लिख लो, और यहाँ पावर 5 थी ना, आप कितनी कर दो 4, ब्रैकेट के अंदर एंट्री मारो, t के साथ में टाइम के साथ जो लिखा है वो लिखो, कितना लिखा है 3, पावर कितनी है 4 टाइम की वो भी लिख लो, अब टाइम भी लिखो, इसकी भी एक पावर कम कर दो, यानी क्या आंसर आएगा, आंसर आ गया 60 t क्यूब और 2 प्लस 3t की पावर 4 होल पावर 4। समझ गए ना, बस ये आंसर हो गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट और कितना आसान फार्मूला है भाई। ठीक है भाई, उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए बहुत कम फार्मूले हैं, थोड़े से फार्मूले हैं, जो फार्मूले हैं वो आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, तो आप इनको भाई याद करो। कितना हो गया, आगे देखो भाई, अभी मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ, साथ ही साथ आपके लिए थोड़ा सा काम छोड़ देते हैं। अब जैसे अगर लिखा होता y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स और करना होता हमको डी वाई अपॉन डी एक्स, डिविजन रूल लगाते हैं इसमें, y इज इक्वल क्या लिखते 1 अपॉन साइन एक्स, डिवाइड करते डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स को किनारे लिखते, डिफरेंशिएट किसका करते हैं हम 1 का, 1 क्या है नंबर, डिफरेंशियल होगा 0, माइनस अब क्या करते 1 को किनारे लिखते, डिफरेंशिएट किसको करते साइन एक्स को करते, अपॉन में क्या लिखना चाहिए था हमको साइन स्क्वायर एक्स। समझ गए भाई, ऐसा करते हैं भाई, 1 को डिफरेंशिएट करके क्या लिखते हैं 0, तो ये हो गया था साइन एक्स इंटू 0 माइनस 1, और साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, अपॉन में लिख रहे होते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स, तो भाई ये मिल गया माइनस कॉस एक्स
अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया कॉट एक्स और कॉसेक एक्स माइनस भी है, यानी कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। समझ गए भाई। तो भाई y इज इक्वल टू अगर कॉसेक एक्स है तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, कहेंगे माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। और ये वैल्यू आप याद रखेंगे कि कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स होता है। समझ गए भाई। इतना क्लियर हो गया होगा फटाफट। अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ करके आगे अगर कहीं मिलता y इज इक्वल टू सेक एक्स, इसको भी हम लोग लिख सकते थे 1 अपॉन कॉस एक्स। और इसे भी अगर हम डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते कॉस एक्स, समझ गए, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 लिखते डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन में कर देते कॉस स्क्वायर एक्स। समझ गए होंगे इतनी सी बात। अब 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, 1 क्या है कांस्टेंट है, तो कॉस एक्स इंटू 0 हो गया माइनस ये 1 हो गया कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या लिख रहे होते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस तो भाई प्लस हो गया, बचा क्या साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया सेक एक्स। यानी y इज इक्वल टू अगर आपको कहीं दिखता है सेक एक्स तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा याद रखेंगे टेन एक्स सेक एक्स। समझ गए भाई, ये याद रखेंगे। ये सब करेंगे नहीं, ये तो हम आपको डिवीजन रूल बता रहे हैं भाई। ठीक है, ये आपको याद करना है, रटना है, रटे रहना है बिल्कुल। जैसे ही न्यूमेरिकल में दिखे फट से दिमाग से निकालो, वहां पे वैल्यू पटक दो, आंसर आ जाएगा, टेंशन खत्म। ठीक है, नहीं याद है तो टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक, अब आप सोचो टेंशन कम करना है या टेंशन बढ़ाना है। टेंशन कम करना है तो याद करो, और टेंशन बढ़ाना है भाई, ब्लड प्रेशर बढ़ा के रखना है तो कोई बात नहीं। ठीक है भाई, वैसे हमारा अपना सजेशन यही है कि इनको रटो। जैसे ही आप एक दिन में रट के इनको तैयार कर लोगे, देखना आपको एक अजीब सी पावर मिलेगी अंदर से और लगेगा हम भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए, यहीं से पावर आता है भाई। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आगे भाई इधर, तो जब हम इधर बढ़ करके आए आगे, देखते हैं अब कोई और भी है कि नहीं। तो ये सारे फॉर्मूले इतने डिस्कस हो गए। अब हम लोग बात क्या कर रहे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वर्क फॉर एनर्जी रिवर एंड बोट, समझ गए, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, और इस तरीके से पावर ऑफ सेल 12th के सिलेबस में। यानी कुल मिलाकर के पूरी फिजिक्स में इसका इंटरफेयर होता ही रहता है, होता ही रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी खूब इस्तेमाल होता है, फाइंड मैक्सिमम फोर्स, फाइंड मैक्सिमम फोर्स, है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा भाई। करना क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना होता है। इधर देखो, अब जैसे हमने दे दिया y, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक टर्म लिख दिया y, और कह दिया y जो है ना वो क्या है फंक्शन ऑफ x है। y क्या है फंक्शन ऑफ x है। x को आप कम ज्यादा करोगे, x की वैल्यू बढ़ाओगे घटाओगे, y की वैल्यू अपने आप चेंज होगी। ठीक है, तो पहला काम है कि हम करेंगे dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स को हमने कहा था स्लोप भी होता है, और बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी कहेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू x। दोनों ही बातें कहते हैं भाई, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ फॉर मैक्सिमा आ मिनिमा।
क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, स्लोप, स्लोप क्या हो गया, टेन थीटा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स यानी स्लोप अगर मान लो बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कब होगा, जब जीरो हो जाएगा। और अगर स्लोप ऐसे घट रहा है तो घटते घटते मिनिमम कब होगा, जब स्लोप जीरो होगा। इट मीन्स फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमा आ मिनिमा। समझ गए, ये डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, कहेंगे ये तो जीरो होना चाहिए। यानी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक, अब कहेंगे ये तो और कंफ्यूज करने वाली बात है, जहां डी वाई अपॉन डी एक्स जीरो होगा तो मैक्सिमम भी होगा मिनिमम भी होगा, हमको कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा। तो आपको पता करने के लिए देखो भाई, ये डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया, जीरो किया, ठीक है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट, तो हमने क्या लिखा, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई, सॉरी, समझ गए भाई। फिर देखो वही चीज है, यानी ये जो डिफरेंशिएट एक बार किया उसको जीरो, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करना, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, समझ गए भाई, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। और दोबारा डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यू मान लो आ गई ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन वन का मतलब हो गया पॉजिटिव, यानी दोबारा डिफरेंशिएट किया और वो वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव, तो हम कहेंगे मिनिमम होगा। समझ गए भाई। और अगर हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया और दोबारा डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू आ गई लेस देन वन, मतलब कैसी आई, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव हमने देखा कहेंगे मैक्सिमम है वैल्यू। समझ गए भाई। तो ये है आपका मैक्सिमा मिनिमा, यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होगी। अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमको क्या करना होगा, हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट है जो फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी एस अपॉन डी टी करेंगे, डी एस अपॉन डी टी को जीरो लिखेंगे और टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। उस टाइम की वैल्यू पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हम चेक करना चाहते हैं मैक्सिमम है या मिनिमम, तो जो वैल्यू डिफरेंशिएट होने के बाद में आई है उसको हम एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर हमको फाइनल वैल्यू कैसी मिलती है, नेगेटिव, इट मीन्स उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। और अगर पॉजिटिव आ गई है तो हम कहेंगे मिनिमम होगा। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई है तो भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे देखो क्या है, चलिए देखिए यहाँ पे एक स्लोप बना हुआ है। किसका स्लोप बना है, वही मैक्सिमम मिनिमम है, टेंशन मत लो भाई। एक देखिए यहाँ पे, हाँ ये मैक्सिमम मिनिमम। एक यहाँ पे देखो स्लोप दिख रहा है आपको, स्लोप दिख रहा होगा। आ गए हम लोग इसी स्लोप पे। अब स्लोप पे आ गए हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ये है डी वाई और ये क्या है डी एक्स, ये हो गया भाई स्लोप। तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ के लिए डी वाई अपॉन डी एक्स क्या है, जीरो हो गया। स्लोप यानी टेन थीटा क्या हो गया, जीरो। तो ग्राफ में तो हमको दिख रहा है कि यहाँ क्या है, मैक्सिमम है। और जहाँ मैक्सिमम है डी वाई अपॉन डी एक्स देखो जीरो हो गया। नीचे आ रहे हैं, एंगल कम होता जा रहा है। यहाँ पे अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करें तो ये भी जीरो हो गया। यानी यहाँ पे ये फिजिकल क्वांटिटी y क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे y क्या है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम, क्योंकि यहाँ y क्या है, कहेंगे फंक्शन ऑफ x है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, जीरो। जहाँ जीरो हुआ उसका मतलब क्या है, मैक्सिमम भी हो सकता है y और y मिनिमम भी हो सकता है। समझ गए भाई। ये आपने देखा ग्राफ, y और x का एक ग्राफ बना हुआ है, जहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, स्लोप, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, स्लोप। इधर बढ़ रहे हैं हम, स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पहुंच गए, स्लोप क्या हो गया, जीरो।
लेकिन ये y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम। इधर आ गए, स्लोप घटते घटते क्या हो गया, जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया, यानी यहां पर भी dy अपॉन डी एक्स क्या है, जीरो है, और y की वैल्यू क्या है, मिनिमम। तो जहां पे स्लोप मतलब dy अपॉन डी एक्स यानी फर्स्ट डिफरेंशियल जीरो होगा, वहां पे वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब वही बताया था मैंने कि मिनिमम भी हो गई मैक्सिमम भी हो गया ना कंफ्यूजन। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते और डबल डिफरेंशिएट निकालते, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये अगर आ जाता ग्रेटर देन वन मतलब पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। और डबल डिफरेंशियल अगर इसका आ गया भाई लेस देन वन मतलब नेगेटिव नेगेटिव, तो फिर क्या हो गया, मैक्सिमा होगा। समझ गए भाई। अब इस मैक्सिमा मिनिमा की इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमको पहले डिफरेंशिएट करना है, फिर जीरो लिखना है, एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू पे y क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। क्लियर करना चाहते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम, दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए। दोबारा डिफरेंशिएट करने में अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होगा, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इतना अगर क्लियर हो गया तो आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं हम। अब इससे समझ जाइए भाई। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया से लिखा हुआ है, लिखा है ना अच्छा सा। चलो भाई फिर इस क्वेश्चन में आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अबे यार क्या लिख डाला, जीरो नहीं है भाई, ये वाई है यार, गलत लिख डाला, यहाँ कुछ एक्स वाई तो होना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, यानी ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई। अब अपना काम था इसको हम डिफरेंशिएट करते, क्या करते, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और सिक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया, जीरो। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या लिखेंगे, जीरो, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल हो गया जीरो, तो थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो गया सिक्स एक्स, और एक्स इज इक्वल हो गया यहाँ पे दो, एक्स इज इक्वल क्या हो गया भाई, दो हो गया, एक एक कदम हुआ, एक्स की वैल्यू आ गई दो। यानी ये जो एक्स की वैल्यू दो है, इस दो पे ये वाई की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यानी एक्स इज इक्वल टू दो पे वाई की वैल्यू मैक्सिमम भी हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है। अब हम चाहते हैं कि नहीं पता करें भाई कि मैक्सिमम है या मिनिमम। तो देखिए अभी हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला, डी वाई अपॉन डी एक्स हमको कितना मिला, थ्री एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना मिला, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स मिल गया। ठीक है भाई। अब इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया सिक्स एक्स माइनस सिक्स, समझ गए भाई, क्या हो गया, सिक्स एक्स माइनस सिक्स हो गया, डबल डिफरेंशियल। ठीक है भाई। अब अगर यहाँ हम x की वैल्यू लिखते हैं, यानी इफ वी पुट x इज इक्वल टू टू, एक्स इज इक्वल टू अगर हम दो लिखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई देखो बारह माइनस छः कितना आ गया, छः आ गया। ठीक है। और x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो भी तो आएगी, क्योंकि ये ऐसे लिखा है ना, x की वैल्यू एक तो दो होगी और एक क्या होगी, जीरो, ये लिखा है ना भाई, ऐसे देखो जीरो इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो भाई, तो ये हो जाएगा ना थ्री एक्स माइनस सिक्स, तो x इज इक्वल क्या है, जीरो, और x इज इक्वल क्या है, सिक्स, यानी x की वैल्यू हमने छः लिख दिया है, दो लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है। तो कितना मिल गया हमको, प्लस में आ गया ना, अरे प्लस में आ गया भाई, यह छोड़ो यहाँ पे रख के देख लो,
डबल डिफरेंशियल किया ना, यहाँ से अब वैल्यू डाल के देखो भाई, चेक करो, x की वैल्यू डाला ये 6 आ गया, और अगर x की वैल्यू हम लिखें 0, हमने किया इफ वी पुट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x को 0 लिखेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, -6 होगा। अभी क्या हुआ, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर +6 हुआ। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 2 पे y क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे y क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर चेक करना ही है, इतनी बात क्लियर हो गई, इतना क्लियर हो गया, चेक करके देख लेते हैं। चेक करने के लिए क्या किया हमने, लिखा था शायद y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस, क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या था भाई, हाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर +6 था, यानी ये था y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर +6 था। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू लिखते हैं 0, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, देखो 0 मिल गया, -3 इंटू 0 का स्क्वायर भी हो गया +6, यानी 6 आ गया। और अगर हम y इज इक्वल टू लिख देते हैं 2, y नहीं x इज इक्वल टू लिखते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या होती, 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर +6 करते, ऐसा कर रहे होते हैं भाई। तो यहाँ कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 12, प्लस कितना हो गया 6, यानी 8 6 14 में 12 माइनस हो गए, कितना बचा 2, यानी y की क्या वैल्यू मिली, मिनिमम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करना होगा, समझ गए भाई। तो इस मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू निकालना है, पूरा जैसे अभी मैंने किया ऐसे ही करके आंसर निकालेंगे मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है भाई, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, होगा इसी में कहीं। लौट के आ गए हम लोग यहाँ पे, ये तो साफ हो गया भाई, ये साफ हो गया, तो आगे क्वेश्चन होगा, ये मिल गया देखो क्वेश्चन एक, यानी यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, f इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f, यानी मिनिमा निकालना है ना, मिनिमम वैल्यू। तो अब देखिए भाई, ये जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मैक्सिमम हो तो f क्या आएगा, मिनिमम। इसी को हमने लिख लिया भाई, s इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा। अब ये जो है s किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, डिफरेंशिएट किया इसको, ds अपॉन डी थीटा, तो साइन का डिफरेंशियल क्या बताया था हमने, कॉस थीटा, और कॉस का डिफरेंशियल क्या बताया था हमने, माइनस साइन थीटा, यानी इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, 0, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा, तो यहां से मिलेगा आपको √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, समझ गए भाई। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/√3, यानी थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री, समझ गए भाई। मतलब ये है कि 30 डिग्री पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। अब हमको चाहिए था एफ मिनिमम, कैलकुलेट करते, ऊपर क्या लिखा है, 2 लिख देते, नीचे साइन 30 प्लस √3 और cos 30 भाई, समझ गए भाई, क्या लिखते हैं, cos 30। अब चेक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो भाई, ऊपर हो गया 2, साइन 30 हो गया 1/2 प्लस ये रहा √3, cos 30 होता है भाई √3/2। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, एफ की क्या वैल्यू मिलेगी, मिनिमम। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो मेरा ख्याल है कि आपकी अब समझ में आ गए होंगे।
अभी जब टॉपिक चलेगा तो उसमें हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है भाई, कितना क्लियर हो गया होगा? अब अगर इतनी सी बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहिए बीच बीच में। ठीक है भाई, पूरा मौका मिलता है आपको। अब ये तो किया हमने साफ, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ के आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस समझ गए भाई। अब देखिए इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। तो इंटीग्रल कैलकुलस है क्या चीज, कहेंगे बहुत बढ़िया सी चीज है। बहुत बढ़िया चीज का क्या मतलब हुआ, इधर देखो फिर। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी y यहाँ क्या है, x का फंक्शन है। अब इसका अगर ग्राफ बना होता ना, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा होता। अब अगर ये ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो आप देख सकते हैं भाई, क्या देख सकते हैं, कहेंगे यहाँ पे y की वैल्यू, x की वैल्यू सब चेंज होती जा रही। मान लीजिए हमको कैलकुलेट करना होता इसकी एरिया बताओ, अगर किसी ने कह दिया होता इसकी एरिया बताओ। अब इसकी एरिया, ये ट्रायंगल तो है नहीं, ट्रायंगल होता तो तुरंत लिखते हैं हम हाफ बेस इंटू हाइट और आराम से आंसर आ जाता। लेकिन इधर वाली साइड क्या हो गई, कर्व हो गई। अब इसकी किसी ने कहा एरिया बताओ, तो अब एरिया निकालना बड़ा मुश्किल काम हो गया, बहुत मुश्किल काम हो गया। क्यों हो गया मुश्किल काम, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू चेंज हो रही है। अब y की वैल्यू चेंज हो रही है तो कैसे मिलेगा, क्या करेंगे भाई, कहेंगे अब तो एक ही काम हो सकता है भाई, इतनी से एरिया निकाल लो। इतनी ये एरिया निकाला और एरिया निकालो। इस तरीके से इसमें हजारों लाखों स्ट्रिप बनेंगी, इन सब की एरिया निकालो और इन सब की एरिया निकालने के बाद इसको ऐड कर लो। यानी अगर हम कहें कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, तो फिर यहाँ पे एरिया क्या होती, तो सम कर देते A1 प्लस A2 प्लस A3 कर देते। समझ गए ना। इस तरीके से हम ये जितनी भी स्ट्रिप बन के यहाँ तैयार हुई, इन सारी स्ट्रिप की एरिया निकाल के अगर हम ऐड करें तो शायद इसकी एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर ये काम करने हम बैठ गए तो फिर कम से कम 6 महीने लगेंगे, है ना। तो यहीं पे यही है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है भाई, बहुत छोटे 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 चीज़ों को अगर हम कलेक्ट करें, उन सब का सम करें, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। समझ गए भाई। तो भाई अब इसका इंटीग्रेशन वाली बात हो गई, तो इंटीग्रेट कैसे करें इसको, कहेंगे अब देखो यहाँ पे एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है, कहेंगे ये ग्राफ देख अपना ऐसे बना हुआ है, ये अपन का ग्राफ ऐसे बना हुआ है। अब इस ग्राफ में हम क्या कर लें, कहेंगे यहाँ पे देखिए ये क्या है, y। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो y बढ़ गई ना थोड़ी सी, और ये थोड़ी क्या बढ़ गई, x। अब इसकी अगर हम एरिया लिख लें तो यहाँ पे देखिए y क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो इसकी जब हम एरिया लिखेंगे तो क्या होगी, dA। dA क्या हो गया, कहेंगे y dx। y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फिर हो गया dx। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर लें तो हमको क्या मिल जाएगी, एरिया। इंटीग्रेट करेंगे तो भाई ये हो गया देखो dA, और यहाँ पे क्या है y क्या है, फंक्शन ऑफ x। अब इसको इंटीग्रेट करना है। कहाँ बात आई, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, तो उसकी कोई लिमिट होगी। तो हमने कहा यहाँ तो x की वैल्यू 0 है, और यहाँ जब हम पहुँचेंगे तो x की वैल्यू क्या हो गई भाई, x हो गई। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ा भाई 0 से x2 इज इक्वल टू x, और x1 क्या है, 0। मतलब अगर इसको अब हम इंटीग्रेट कर दें 0 से x, तो ये एरिया हमको मिल सकती है। यही है अपना इंटीग्रेशन। बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी होता है, बहुत आसान भी होता है। ये भी फार्मूले बेस होता है, 5-7 फार्मूले हैं, वो याद रखिए। पूरा मस्त रहेंगे 2 साल, 11th में 12th में, और नीट प्रिपरेशन जब तक कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई।
अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग बढ़ते हैं इनके फार्मूले क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपके लिए कुछ फार्मूले लिख कर के लाए हैं भाई। पहला फार्मूला क्या है भाई, dx इंटीग्रेशन। अब ये dx इंटीग्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। यहाँ पे हमको एक c भी लिखना होता है, c को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं लगाई। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, यही इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये अगर सिंबल लगा इट मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ जो लिखा जाता है, जैसे ये क्या है सिंबल, यहाँ लिखते हैं लोअर लिमिट। यहाँ क्या लिखा जाएगा, लोअर लिमिट। यहाँ क्या लिखा जाएगा, अपर लिमिट। यानी कहाँ से कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो लिखा जाएगा। समझ गए भाई। और ये सिंबल क्या होता है, इंटीग्रेशन का। अब अगर ये लिमिट लगी हुई है तो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया। ठीक है, सी का कोई रोल नहीं। और अगर ये लिमिट नहीं लगी है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल हो गया, फिर सी लिखना पड़ता है। वैसे फिजिक्स में सब लिमिट वाला काम होता है, अनलिमिटेड कोई काम नहीं, इसलिए हम लोग लिमिट मिलेगी तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो मैथ वाले बच्चे अपना करेंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अभी अभी हमको मिला एक पहला फार्मूला कि इंटीग्रेशन अगर dx लिखा हुआ है तो हम इंटीग्रेट करके क्या लिखेंगे, x। और अगर इसकी लिमिट भी लगी है x1 से x2 तो ये कर दिया हमने x1 से x2। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट, तो ये हो गया x2। अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है, x2। समझ गए भाई। तो इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस हो गया इंटीग्रेट। यहाँ पे दूसरा देखिए एक फॉर्मूला और लिखा होगा, एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, समझ गए भाई, तो इसको इंटीग्रेट करके हम क्या लिखेंगे, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। यानी डिफरेंशिएशन में हम पावर को कम करते थे, यहाँ हम पावर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखते तो ये क्या हो गया भाई, इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या है 3, और इंटीग्रेट करें इसको, अगर हम इंटीग्रेट कर दिया x की y dx। समझ गए भाई, हमको क्या निकालना है, y dx। तो y की जगह पे क्या लिखा, x की पावर 3 और ये dx लिमिट लगाई। तो अब इंटीग्रेट होकर के क्या होना चाहिए, x की पावर 4 अपॉन 4। समझ गए भाई। यानी हमें इंटीग्रेट करना है y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब, तो फिर y dx मतलब इंटीग्रेट करें अगर तो ये लिखना चाहिए। तो ये था अपना फार्मूला नंबर 2। इस फार्मूला नंबर 2 के साथ ही साथ फिर देखिए, अगर हमें करना होता है x की पावर n dx, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और फिर अगर किसी ने कहा होता नहीं भाई लिमिट भी है, लिमिट क्या है, लिमिट इसकी x1 से x2, तो ये हो गया x1, यहाँ लिखते हैं x2। अब इस x को क्या लिखना चाहिए था, x2 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन माइनस x1 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और इस तरीके से जो आंसर आएगा वो इंटीग्रेट हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को भाई, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब एक कंडीशन भी होती है, इस फार्मूले में जो n है वो -1 नहीं होना चाहिए। -1 का मतलब जैसे 1/x है ना, इसका मतलब हुआ x की पावर -1। यहाँ पे ये फार्मूला हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये फार्मूला हमारा फेल हो जाता है। ठीक है, क्यों फेल होता है उसके लिए देखिए, इतना क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया, गुड। इधर देखो फिर, अब इतना क्लियर हो गया तो फिर इधर देखो क्यों फेल हो जाता है। तो जैसे हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 और हमने कर दिया dy अपॉन dx, यानी डिफ्रेंशिएट किया तो आप कहेंगे 3x स्क्वायर होगा।
ठीक है, अभी क्या किया हमने, कहेंगे डिफरेंशिएट किया है। अब अगर हम इसी को लिखें dy इज इक्वल टू 3x² dx, और इसको अगर इंटीग्रेट करें तो dy इंटीग्रेशन क्या हो गया y, 3 को किनारे लिखते, x की पावर 2 है ना, तो होता है n+1 अपॉन n+1, क्या आ गया x की पावर 3। यानी फेल इसलिए होता है कि इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन। समझ गए? इसलिए ये जो फार्मूला है x की पावर n+1 अपॉन n+1, वो जब n होता है -1 वहाँ पे ये फेल हो जाता है, क्योंकि dx अपॉन x को इंटीग्रेट करके हम लोग क्या लिखेंगे, log x। इधर देखो, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो इधर देखो भाई, देखिए y इज इक्वल टू हमने बताया था log, समझ गए ना। अब इसका हम करेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा, 1/x होगा। अब ये जो 1/x है ना, अगर हम लिखें 1/x dx, मतलब ये क्या था, डिफरेंशिएशन, अभी ये भी बताया। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट, इसका मतलब x की पावर -1 हो गया, dx हो गया। इसमें अगर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर मजा नहीं आएगी, समझ गए भाई, क्योंकि -1 करते +1 क्या हो जाता है, 0, बात खत्म हो जाती है ना। इसलिए dx अपॉन x, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे log x लिखेंगे, क्योंकि ये बेकार है। तो dx अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। इसलिए ये फार्मूला तभी वैलिड है जब n की वैल्यू -1 ना हो, -2 हो, -3 हो, सब कुछ चलेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, इतना क्लियर हो गया, गुड। तो फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है भाई 1/√x। अब इसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, करो। तो ये हो जाएगा x की पावर -12 dx हो गया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो लिखते हैं x की पावर -12 + 1 अपॉन -12 + 1 करते, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया था x की पावर +12 अपॉन में आया +12, यानी हो गया 2√x, यानी पावर हाफ है, -12 है, चलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर दूसरा देखो, यानी अगर होता √x dx, इसको इंटीग्रेट करते तो x की पावर क्या है, हाफ है ना, +1 लिखते अपॉन हाफ +1 करते। ऐसा कर रहे होते तो ये हो गया था x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी ये हो गया था 2x की पावर 3/2 अपॉन 3। समझ गए? तो इंटीग्रेट हम कर लेंगे, पावर चाहे -12 हो, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कितना क्लियर हो गया भाई? इतना क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं भाई। तो आगे देखिए फिर देखिए, अगर ऐसे लिखा होता, मान लो dx अपॉन x², तो इसका मतलब हो गया भाई x की पावर -2 और ये dx हो गया। अब इसे इंटीग्रेट करते तो क्या करते, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 करते, तो ऊपर आ गया था भाई x की पावर -1, नीचे भी -1 आ गया, यानी ये क्या हो गया, -1/x हो गया। यानी पावर अगर -2 है तो भी हम लगा सकते हैं इस फार्मूले को, केवल और केवल कब अप्लाई नहीं करेंगे, जब x की पावर -1 होगी। अब बाकी हर जगह ये फार्मूला अपना वैलिड है, खूब लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए भाई? अब ये 3 नंबर फार्मूला, ये तो ऐसे ही है भाई। यहाँ पे अगर देखें तो एक c लिखा है, c क्या चीज़ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर वंबर होगा।
जैसे ये लिखा होता भाई 3x की पावर 4, फिर होता dx। तो c क्या है, कांस्टेंट, मतलब ये नंबर हो गया। तो 3 को दो बार रखो। अब x लिखो, x की पावर 4 है ना, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। अपॉन में क्या करेंगे, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया 3/5 x की पावर 5। समझ गए भाई, ये था अपना 3 नंबर फार्मूला। अब आ गए 4 नंबर पे। तो 4 नंबर फार्मूला भी बहुत ईजी फार्मूला है भाई। इतनी बात ये समझ में आ गई। अब इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे देखो। अब जैसे देखिए ये लिखा होता x² प्लस x प्लस 1 लिख दिया, और ये कर दिया हमने dx का, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले dx से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो x² dx हो गया, इंटीग्रेट करते। इधर क्या होगा, x dx, ऐसे लिखा। 1 की जगह पे क्या हो गया, dx, इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे देखो x की पावर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 2/2। यहाँ क्या हो गया, x हो गया, बस इंटीग्रेट हो गया। ठीक है भाई, समझ गए भाई। तो ऐसे इंटीग्रेट हो गया, कोई दिक्कत है भाई, इतना क्लियर हो गया। चलिए कोई बात नहीं। अब फिर देखो, ये तो आपका फॉर्मूला भी बताया था मैंने, dx/x क्या होता है, log x। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूले कुछ बचे हैं। तो नेक्स्ट फार्मूले में क्या है अपने पास, ये देखिए फिर से आ गया। अबे कहाँ चले गए, ये देखिए फिर से आ गया भाई। जिसके लिए मैंने कहा था e की पावर x ना इंटीग्रेट होता है ना डिफरेंशिएट होता है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो भी e की पावर x ही रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो भी e की पावर x ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ आ गए भाई, यहाँ आ गए, देखो बढ़िया सा फॉर्मूला है ये कितना बढ़िया सा फॉर्मूला है। इसको डायरेक्ट जैसे ये लिख रखा है ना, क्या लिखा है, ax प्लस बी लिखा है, और पावर क्या है n, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कोई बात नहीं, क्या लिखना होगा, ax प्लस बी पावर n+1 अपॉन में लिख लेंगे n+1। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे और x का जो कोफिशिएंट होगा ना, उसको भी यहाँ लिख देंगे डिवीजन में, काम खत्म हो गया। समझ गए, इस तरीके से कर डालेंगे इंटीग्रेट। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिया 3x प्लस 4 की पावर 5, और ये है dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, 3x प्लस 4 की पावर 6 अपॉन में करते 6, और x का कोफिशिएंट 3 वो बाहर लाते, तो हो गया था 3x प्लस 4 की पावर 6 अपॉन 18। समझ गए भाई, ऐसे इंटीग्रेट कर डालते। और देखो भाई, ऐसा ही एक और भी फॉर्मूला होता है, वो देखो। यानी अगर कहीं ऐसे लिखा होता ए एक्स की पावर m प्लस बी, यहाँ पे n, और अब होता dx, तो इसको इंटीग्रेट करके हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स की पावर m प्लस बी, ऊपर होता n+1 अपॉन करते n+1। अब ब्रैकेट के अंदर तो x का कोफिशिएंट a पावर m, और x लिखते और इसकी भी पावर में 1 कम कर देते। समझ गए, बस आंसर आ गया। फॉर एग्जाम्पल, समझ गए भाई क्या करना है, अगर ये ऐसे लिखा है तो ऐसे अरेंज कर देना है, बस आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, शायद हो जाए। अब जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 2x की पावर 3 प्लस 1, तो ये पावर कर दिया 5, तो लिख दिया dx, हमने कहा इंटीग्रेट कर डालो। तो अब आपको इंटीग्रेट करके लिखना चाहिए था 2x की पावर 3 प्लस 1, ब्रैकेट की पावर 5 है तो क्या हो जाएगी 6, नीचे भी हो गया 6, ब्रैकेट के अंदर जाते कितना मिला 2, पावर कितनी है 3, फिर करते x², बस काम हो गया। यानी 2x³ प्लस 1 की पावर 6 अपॉन में
36x²। समझ गए, इस तरीके से ये इंटीग्रेट हो गया। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट कर डालेंगे। कोई प्रॉब्लम है भाई इसमें? नहीं है ना? समझ गए। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले देखिए। फिर ट्रिग्नोमेट्री वाले जो फार्मूले हैं, जैसे हमने आपको बताया था ना कि दोनों रिवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब दोनों ही रिवर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता साइन एक्स dx। अब साइन को अगर हम इंटीग्रेट करते तो साइन को इंटीग्रेट करके हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स। समझ गए। और अगर यहाँ पे कहीं लिखा होता कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करते तो फिर क्या लिख देते? साइन एक्स। समझ गए, वही लिखा हुआ है भाई। देखो, साइन को इंटीग्रेट किया माइनस कॉस, कॉस को इंटीग्रेट करेंगे साइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर यही होता भाई साइन ए एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करते तो पहले x का जो कोफिशिएंट है ना उसको बाहर लिखो, और फिर अभी अभी बताया हमने साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो ये हो जाता भाई माइनस कॉस ए एक्स, ठीक है। और अगर यही लिखा होता कॉस ए एक्स, अब इसको इंटीग्रेट करते तो जानते हैं भाई सबसे पहले क्या, x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करो। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटीग्रेशन में उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया नीचे। अब cos का इंटीग्रेशन अभी बताया था मैंने, क्या बताया था? साइन, तो ये हो गया साइन ए एक्स। समझ गए भाई, इस तरीके से इनको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। या चलिए एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम तुमको यहीं पे। जैसे ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। अब हमने कहा भाई इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करके आप लिखते हैं ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर हम कहें इसको डिफरेंशिएट करो, दोबारा डिफरेंशिएट किया आपने, क्या लिख दिया? ओमेगा स्क्वायर, कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, तो ये माइनस आ गया, साइन ओमेगा टी हो गया। समझ गए भाई। अब हम कहें कि नहीं भाई ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है इसको इंटीग्रेट करो। अब इसको अगर इंटीग्रेट करते तो माइनस था ओमेगा स्क्वायर, ये तो रहता ही रहता। अब टाइम का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो ओमेगा, टाइम का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? ओमेगा। तो आपको अब ओमेगा से डिवाइड करना होता, ओमेगा से डिवाइड करते, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो अब आप लिखते माइनस कॉस ओमेगा टी। भाई तो माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, एक ओमेगा भी कट गया, आ गया ना ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यानी इसको इंटीग्रेट किया इसको, तो यहाँ पहुँच गए। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। समझ गए, सब उल्टा है एक दूसरे का। तो ये समझ में आ गया होगा भाई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ गए, बहुत टाइम हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए कुछ फार्मूले हैं जो आपको डायरेक्टली भाई याद करने पड़ेंगे, और वो याद करने वाले फार्मूले क्या हैं ये लिखे हुए हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ है, जैसे हमने आपसे बताया था ना tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डिफरेंशियल क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। अब अगर हम सेक स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए? tan x। वैसे ही थोड़ी देर पहले cot x को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब अगर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स या कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? कॉट एक्स आ जाएगा। जैसे सेक एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया था, याद होगा, डिवीजन रूल लगा करके बताया था, आया था सेक एक्स टैन एक्स। अब अगर हम सेक एक्स टैन एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो क्या आ जाएगा? सेक एक्स आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉसेक एक्स को जब हमने डिफरेंशिएट किया था तो आया था माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स।
आज अगर हम माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स को इंटीग्रेट कर दें तो क्या आएगा, कॉसेक एक्स। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, और अभी आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको रट डालिए। इतने फार्मूले मिनिमम कम से कम इतने फार्मूले आपको 24/7 यहाँ पे जमा रहना चाहिए। फिर आपको लगेगा फिजिक्स से आसान तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है। फिजिक्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट उसके ये जो कीज़ हैं कुछ ये आनी चाहिए आपको। और ये क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स 10th में जितना पढ़ा है उतना रिवाइज कर लीजिए मैथ में। आज जो भी मैंने आपको कुछ बताया इसको कम से कम 2 से 3 बार देखो, और उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो फिर इसी के साथ आज का फिर कार्यक्रम समाप्त। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है भाई, और कोई प्रॉब्लम? फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे इसी जगह पे अगली क्लास में। और अगली क्लास तो धमाकेदार होगी, काइनेमेटिक्स। ठीक है भाई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।